गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर नंबर 13 के 2 अंक के क्वेश्चन किए थे और उस क्लास में 2 कमेंट्स थे कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 करवाना है। तो उन सभी क्वेश्चनों को मैं सीरीज से करवाता रहूँगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप क्या करा है कि 3000 एंगस्ट्रॉम व 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के विकिरणों से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाओं में अंतर की गणना कीजिए। हमने जब इलेक्ट्रॉन फोटोन पढ़ाया था, जब फोटोन में ये देखा था कि जो फोटोन की कुल ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा E, हमने ये कहा था कि वह कुल ऊर्जा फोटोन की गतिज ऊर्जा और धातु के कार्यफलन के योग के बराबर होती है। हमने इसमें ये कहा था कि टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू E ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट, ये लिया था। यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है, E ऑफ K1 की निकालनी है, तो E ऑफ K1 इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास में, E माइनस फाई नॉट, ये बनेगा। यहां से जो E का वैल्यू है वो E का वैल्यू हम क्या करेंगे, अलग अलग पुट कर देंगे, और जब अलग अलग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कैसे हम ज्ञात करेंगे। क्या हो गया, ये पहले जो तरंग दैर्घ्य है इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। यहां पर लिखा मैंने λ1 बराबर 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए गतिज ऊर्जा क्या हो गई, E ऑफ K1 इक्वल्स टू, इसका मान हो गया hc अपॉन λ1 माइनस फाई नॉट, समीकरण नंबर 2, या ऐसे कहें, चलो समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने, 2 दे दिया, ठीक है। फिर लिखेंगे λ2 इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए गतिज ऊर्जा का मान E ऑफ K2 इक्वल्स टू hc अपॉन λ2 माइनस फाई नॉट, समीकरण नंबर 3। हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर हम कैसे निकालेंगे, गतिज ऊर्जा में अंतर क्या हो गया, E ऑफ K1 माइनस E ऑफ K2 इक्वल्स टू क्या बन गया, hc अपॉन λ1 माइनस फाई नॉट माइनस hc अपॉन λ2 माइनस माइनस प्लस फाई नॉट। देखो माइनस और प्लस क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया, E ऑफ K1 माइनस E ऑफ K2 इक्वल्स टू hc अपॉन λ1 माइनस hc अपॉन λ2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, hc कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो E ऑफ K1 माइनस E ऑफ K2 इक्वल्स टू hc कॉमन आ गया, 1 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन λ2। ये हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। अब इस वैल्यू से हम क्या करेंगे,
लैम्बडा और लैम्बडा 2 इन दोनों का मान प्रश्न अनुसार पुट कर देंगे। इसको मैंने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 4 दे दिया। ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण 4 में लैम्बडा 1 बराबर 3000 एंगस्ट्रॉम या से 3000 10⁻⁻10 मीटर और लैम्बडा 2 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम या 6000 10⁻⁻10 मीटर रखने पर तो क्या हो जाएगा, E ऑफ K1 माइनस E ऑफ K2 इक्वल्स टू HC मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 गुणा 10⁻⁻7 माइनस 1 अपॉन 6 गुणा 10⁻⁻7। भाई पावर हमने हल कर ली। अब मैंने इसको हल कर लिया एलसीएम लेकर के, तो E ऑफ K1 माइनस E ऑफ K2 इक्वल्स टू HC, एलसीएम आ गया 6 गुणा 10⁻⁻7। इसका जो एलसीएम आया हमारे पास में वो आया 6 गुणा 10⁻⁻7। ठीक है, इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं और आगे हल कैसे करेंगे देखो। कि यहां पर 2 और यहां पर 1 आ गया एलसीएम से, तो E ऑफ K1 माइनस E ऑफ K2 इक्वल्स टू H का वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 1/6 × 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो E ऑफ K1 माइनस E ऑफ K2 इक्वल्स टू 6.63 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई देखो 10⁻15 प्लस की हो गई और 34 किसकी है, माइनस की है, तो माइनस की 19 बचेगी। 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 6, इसको 3 से 1 कर इसको डिवाइड कर दिया 2 बार, तो कितना बचा हमारे पास में 1। देखो E ऑफ K1 माइनस E ऑफ K2 इक्वल्स टू 1 8.3 10⁻⁻19 जूल। इसको यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 1.6 10⁻⁹ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। यानी कि 3000 एंगस्ट्रॉम व 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के विकिरणों से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जाओं में अंतर होगा वो 3 गुणा 3.81 गुणा 10⁻⁻19 जूल होगा। अब यदि मैंने कहा कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो किसका भाग दे देंगे, 1.6 गुणा 10⁻, जैसे मान लो E ऑफ K1 माइनस E ऑफ K2 इक्वल्स टू 3.81 गुणा 10⁻⁻19 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, 100 वोल्ट के समान विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन
100 वोल्ट से 100 वोल्ट के समान विभवांतर से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण एक इलेक्ट्रॉन तथा अल्फा कण से संबंधित दे ब्रोगली तरंगधैर्घ्य की अल्फा कण से संबंधित दे ब्रोगली तरंगधैर्घ्य की गणना करो। गणना करो ये कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन से संबंधित और अल्फा कण से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। हमने इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान पढ़ रखा है 12.27 बाई √V एंगस्ट्रॉम। ये हमने मान निकाल रखा है, तो यहां से हम इसका V का वैल्यू रखेंगे। लैम्डा ऑफ E इक्वल्स टू 12.27 √100, तो लैम्डा ऑफ E इक्वल्स टू 12.27 डिवाइड बाय 10 एंगस्ट्रॉम कितना आया? लैम्डा ऑफ E इक्वल्स टू 1.227 एंगस्ट्रॉम। यानी कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो तरंगदैर्घ्य होगी वो 1.22 गुणा 10 की पावर माइनस की 10 मीटर या 1.227 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे अल्फा कण से संबंधित तरंगदैर्घ्य का मान। यहां लिखेंगे अल्फा कण से संबंधित तरंगदैर्घ्य लैम्डा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0.101 डिवाइड बाय √V एंगस्ट्रॉम। ये हमने पढ़ रखा है, तो लैम्डा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0.101 डिवाइड बाई √100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लैम्डा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0.101 डिवाइड बाई 10 एंगस्ट्रॉम। इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? लैम्डा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0.0101 एंगस्ट्रॉम। या ऐसे कह सकते हैं कि 0.101 इंटू 10 टू पावर माइनस की 10 मीटर। इसकी क्या आ गई? तरंगदैर्घ्य का मान आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वाट के एक बल्ब से
20 वाट के एक बल्ब से 5 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। बल्ब से 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले बल्ब से 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। हमारे पास ये कह रहा है ये कि 20 वाट का एक बल्ब है, वाट मतलब शक्ति हो गई, वो 5 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि उस बल्ब से प्रति सेकंड या ऐसे कहें उस बल्ब से 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली फोटोनों की संख्या हम क्या मान के चले, n मान के चले, तो हम क्या लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में, फोटोनों की संख्या स्मॉल n बराबर, फोटोनों की संख्या स्मॉल n बराबर 1 सेकंड में उत्सर्जित कुल ऊर्जा, 1 सेकंड में उत्सर्जित कुल ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा क्या होगी, उसकी शक्ति कितनी है 20 वाट, यानी कि 20 वाट की शक्ति से वो 1 सेकंड में कितना होगा P गुणा T डिवाइड बाई H न्यू। और न्यू क्या है, आवृत्ति का मान है, किसकी आवृत्ति का, बल्ब की आवृत्ति का मान है। तो हो गया n बराबर क्या बन गया, P का मान 20 गुणा 1 डिवाइड बाई 6.63 10 की पावर माइनस की 34 गुणा 5 गुणा 10 की पावर 14। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, n बराबर 20 डिवाइड बाई 6.63 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 20, 10 टू पावर माइनस का 20, तो क्या बन गए कि n बराबर 20 डिवाइड बाई, देखो माइनस का 20 है, ऊपर जाके प्लस का 20 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया 5 1 31, तो 1 3 हो गया और 33 सॉरी, ठीक है। तो क्या हो गया, n बराबर 20 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 20 डिवाइड बाई 30.15। जब 20 में हम इसका डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास में, वो वैल्यू कितना आएगा 6.03 10 टू पावर 19, इसका आएगा 6.03 10 टू पावर 19
या ऐसे कहें n बराबर 6 × 10⁻19। उन फोटोनों की संख्या कितनी होगी? 6 × 10⁻19 के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेविसन व जर्मर के प्रयोग में प्रथम कोटि का विवर्तन। डेविसन व जर्मर प्रयोग में प्रथम कोटि का विवर्तन, प्रथम कोटि का विवर्तन प्रेक्षित किया जाता है। किया जाता है। त्वरक वोल्टता का मान, त्वरक वोल्टता का मान 54 वोल्ट है। यदि यदि प्रयुक्त निकेल क्रिस्टल के, यदि प्रयुक्त निकेल क्रिस्टल के परावर्तक तलों के मध्य की दूरी तलों के मध्य की दूरी 0.92 एंगस्ट्रॉम हो तो विवर्तन कोण का मान ज्ञात करो। तो विवर्तन कोण का मान ज्ञात करो। विवर्तन कोण का मान ज्ञात करो। हमें क्या करना है? पहले हमें जो स्पर्श कोण है उस स्पर्श कोण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो भाई, हम स्पर्श कोण की वैल्यू हम ज्ञात कैसे करेंगे? देखो, हमने इसमें एक डेविसन ब्रेक का प्रयोग करवा रखा है। उसमें हमने सिर्फ दो कणों के मध्य की दूरी ली थी और यहां पर यह कह रहा है कि दो परावर्तक तलों के मध्य की दूरी है। तो एक परावर्तक तल जो होता है उसके कणों के मध्य दूरी d है, तो दोनों के मध्य कितनी होगी? 2 × d होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × d sin phi इक्वल्स टू n लैम्बडा। 2 क्या है? दो परावर्तक पृष्ठों की संख्या है। ठीक है, यहां से sin phi इक्वल्स टू n λ/2d होगा। अब देखो, हमें फाई का वैल्यू निकालना है, तो फाई का वैल्यू फाई नहीं रहेगा, फिर ये 2 फाई बन के आएगा। कितना आएगा? 2 फाई, क्योंकि दो ही क्या होंगे? विवर्तन कोण होंगे इसकी दो प्रतियों के अनुसार। तो क्या बन जाएगा? फाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स n λ/2d। अब n क्या है? n है प्रथम कोटि का विवर्तित प्रेक्षित किया जाता है। प्रथम कोटि का मान n है, लैम्ब्डा का मान हम खुद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, तो लैम्ब्डा का मान हम निकाल सकते हैं। यहां से क्या हो गया? लैम्ब्डा ऑफ इक्वल्स टू 12.27 डिवाइड बाय v। ठीक है, जब इसका हम मान निकालेंगे
तो लैम्डा ऑफ ई का जो वैल्यू आएगा 12.27 √54। जब इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो इसका मान आया हमारे पास में लैम्डा ऑफ ई इक्वल्स टू 1.67 × 10⁻⁻10 वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया 5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.92 10⁻⁻10। ठीक है, हल कर लिया। 5 साइन इनवर्स 10 पावर से 10 पावर कैंसिल हो गई, 1.67 डिवाइड बाई 481 1.67 डिवाइड बाई इतना इतना। तो यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू हमारे पास में आएगा वो आएगा 5 साइन इनवर्स 0.9076 के लगभग आएगा। ठीक है, जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आएगा 5 = 65 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 65 डिग्री। ये जो 565 डिग्री का मान आया हमारे पास में, ये किसका मान है? जो दो परावर्तक पृष्ठ थे उन परावर्तक पृष्ठों के जो संपर्क कोण है उस संपर्क कोण का मान है। जब हम विवर्तित कोण का मान निकालेंगे तो हो जाएगा विवर्तित कोण बराबर, देखो कोई भी ये तल है, इसके संपर्क कोण जब बनेगा तो 180 आएगा कि नहीं आएगा? तो इन दोनों, ये कोण का मान जब 65 डिग्री तो दोनों का मान कितना होगा? 130 डिग्री होगा। तो 180 में 130 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 180 माइनस 130 तो कितना आया? 50 डिग्री। यानी कि उस विवर्तन कोण का जो मान होगा वो कितना होगा? 50 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के संवेग के एक्स घटक में अनिश्चितता, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के संवेग में एक्स घटक में अनिश्चितता (13.18 × 10⁻³ किलोग्राम × मीटर/सेकंड है। स्थिति तथा वेग के एक्स घटक में अनिश्चितताओं की स्थिति तथा वेग के एक्स घटक में अनिश्चितताओं की गणना कीजिए। ये हमने क्वेश्चन ये देखा कि एक गतिशील इलेक्ट्रॉन है, इस गतिशील इलेक्ट्रॉन के संवेग में एक्स घटक में जो अनिश्चितता है वो 13.18 × 10⁻³ किलोग्राम × मीटर/सेकंड है। स्थिति तथा वेग के एक्स घटक में अनिश्चितताओं की हमें क्या करनी है?
गणना करनी है। ठीक है, तो हमें जो इसमें क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे। इसमें दिया है डेल ऑफ पी एक्स इक्वस टू 13.18 इंटू 10⁻30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ज्ञात क्या करना है हमें? स्थिति में तो करना है डेल ऑफ एक्स का मान ज्ञात करना है एक तो, और एक डेल ऑफ वी ऑफ एक्स का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम स्थिति के मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम किसका मान ज्ञात करेंगे? वेग का मान ज्ञात करेंगे। अब स्थिति का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? हमने हाइजेनबर्ग का स्थिति सिद्धांत पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? डेल ऑफ एक्स इक्वल मल्टीप्लाई डेल ऑफ पी एक्स इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2, ग्रेटर देन इक्वल टू कह सकते हैं। एच क्रॉस का मान हो गया एच अपॉन 2 पाई, तो क्या बन गया ये? डेल एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई डेल ऑफ पी एक्स। वैल्यू पुट कर दो। डेल ऑफ एक्स इक्वल टू 6.63 10⁻34 डिवाइड बाई 4 3.14 मल्टीप्लाई 13.18 10⁻30 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हल कर लो। तो डेल एक्स इक्वल टू 6.63 10⁻34 डिवाइड बाई 12.56 मल्टीप्लाई 13.18, ऊपर जाएगा 10 टू पावर प्लस का कितना हो गया? 30 हो गया। अब 10 टू प्लस का 30 है और माइनस का 34 है, तो कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। तो डेल ऑफ एक्स इक्वल टू 6.63 10 टू पावर माइनस का 4 डिवाइड बाई 12.56 मल्टीप्लाई 13.18। जब इसको हल करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास में, वो वैल्यू कितना आएगा? डेल ऑफ एक्स इक्वल टू 0.5 10 टू पावर माइनस की 5 मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास में? उसका स्थिति में अनिश्चितता का मान आ गया। अब यहां से यदि हम इसके वेग में निश्चितता का मान निकालें, तो वेग में जो अनिश्चितता का मान होगा वो कैसे होगा? देखो, स्थिति डेल ऑफ एक्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल ऑफ वी ऑफ एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसका सिम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डेल ऑफ वी ऑफ एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई डेल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एम ऑफ ई। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा? वेग में अनिश्चितता का वैल्यू आएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।